नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय पार्वती मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कतिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 12 विषय भूगोल। पिछले वीडियो में मैंने मानव अधिवास के बारे में बताया था कि मानव अधिवास किसे कहते हैं और इसकी मूलभूत इकाई क्या है, और मानव अधिवास जो है कितने प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी। और वैसे देखा जाए तो ग्रामीण और नगरीय अधिवास होते हैं। तो पिछले वीडियो में थोड़ा अधूरा रह गया था, तो उसको आज के वीडियो में और दोबारा बता देते हैं कि किस प्रकार से मानव अधिवास होते हैं। तो मानव अधिवास का मतलब है सबसे पहले मानव क्या करता है, भूमि पर रहते हुए मकान का निर्माण करता है, मकान या घर का निर्माण करता है। तो ये मकान या घर का जो निर्माण करता है, ये ही मानव के लिए क्या होता है, अधिवास होता है, यानी निवास कहलाता है। मानव अधिवास क्यों बनाता है, यानी निवास स्थान क्यों बनाता है, तो इसके कई कारण हैं। एक तो स्वयं रहने के लिए सुरक्षित रहने के लिए और खाद्य भंडारण करने के लिए और भौतिक वातावरण की कठोरता को कम करने के लिए, यानी भौतिक वातावरण जो होता है उसकी जो कठोरता है उसको कम करने के लिए निवास, अपने ऊपर कठोरता को कम करने के लिए निवास स्थान बनाता है। तो ये इसलिए मानव अधिवास बनाता है। अब इसमें ये मानव अधिवास जो होते हैं वो स्थायी, अस्थायी और स्थायी होते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी का मतलब है प्राचीन काल के अंदर जो आदि मानव रहा करते थे जंगलों में, तो वो अस्थायी निवास बनाए रखते थे। धीरे धीरे जब उनको ज्ञान हुआ और जब वो एक ही जगह पर खेती करने लगे, तो वहीं पर उन्होंने मकान बनाना शुरू किए थे। तो वो सभ्यताएं बनती थी, तो फिर वो धीरे धीरे अस्थायी से स्थायी निवास बनाने लगे। इस प्रकार से अस्थायी और स्थायी निवास बने। अब अस्थायी और स्थायी दोनों, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, स्थायी में आ गया, ज्यादातर क्या आ गए, स्थायी में नगरीय अधिवास बन गए। तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, तो ग्रामीण अधिवास जो गांव से, जो भूमि से जुड़े हुए लोग होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय करते हैं, तो वो अपना मकान या निवास स्थान है वो ग्रामीण अधिवास के रूप में जाना जाता है। और नगरीय अधिवास जिसमें जो 50% से ज़्यादा लोग जो होते हैं अन्य व्यवसाय में जुड़े रहते हैं, गैर प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय में जुड़े रहते हैं, तो वो नगरीय अधिवास बनाते हैं। तो इस तरीके से ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास बनते हैं। अब आता है कि ग्रामीण अधिवास के जो प्रतिरूप हैं वो किस प्रकार के हैं, यानी कैसे बसते हैं ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास में कई तरह की आकार बनते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्रामीण अधिवास के बारे में जानकारी लेंगे। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप, ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप होते हैं, एक तो होता है सघन या गुच्छे के रूप में गुच्छित अधिवास होते हैं। सघन यानी इकट्ठे, एक दूसरे से जुड़े हुए मकान।
तो गुच्छित होते हैं, एक गुच्छे नुमा संरचना बनती है, तो वो ग्रामीण अधिवास पहले प्रकार के प्रतिरूप में आते हैं। इसमें ये जो है ग्रामीण अधिवास जो गुच्छित रूप में होते हैं वो मैदानी भागों में समतल पर्याप्त जल जहाँ पर उपलब्ध है वहाँ पर ये ज़्यादा विकसित होते हैं, यानी हर तरह के संसाधन वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इस कारण वह अपना आवास उनके आसपास ही बना लेते हैं जहाँ पर पर्याप्त जल की मात्रा है, समतल भूमि है और मैदानी भाग है। संपूर्ण गांव बस जाता है, एक गांव सा बस जाता है पूरा गुच्छित रूप में, तो वो गुच्छित अधिवास कहलाते हैं। और आसान पहुंचने के लिए सड़कें भी निर्मित हो जाती हैं और जल की उपलब्धता भी रहती है। तो मतलब हर प्रकार से संसाधन वहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो वहीं पर लोग एक गांव बसा लेते हैं, तो वो एक सघन या गुच्छित अधिवास कहलाता है। दूसरा होता है एकाकी अधिवास। एकाकी अधिवास जो होता है गांव के अंदर वो किस प्रकार का होता है? एकाकी अधिवास को हम परकीर्ण अधिवास भी कह सकते हैं। परकीर्ण अधिवास या एकाकी अधिवास ऐसे अधिवास छितरे हुए और बिखरे हुए ज्यादा होते हैं। परकीर्ण का मतलब होता है बिखरना, तो बिखरे हुए मकान होते हैं और इसलिए यह आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं, यानी खेती की जो भूमि होती है उसको छोड़कर बनाए जाते हैं। मान लो एक बीच में खेत है, तो एक का मकान उस खेत के उस साइड में है और जिसका खेत पास में है तो उसके उस तरफ मकान बनता है, तो वो एकाकी यानी अलग अलग मकान होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो एकाकी अधिवास वो कहलाते हैं। तीसरा होता है इसमें मिश्रित अधिवास। मिश्रित अधिवास में ऐसे अधिवास को अर्ध सघन भी कह सकते हैं, यानी आधे संगठित रूप में होते हैं या गुच्छित रूप में होते हैं। तो ये बीच की कड़ी होती है, यानी सघन और एकाकी के बीच की कड़ी होती है ये मिश्रित अधिवास, यानी दोनों होते हैं एकाकी और सघन, तो इनको अर्ध सघन या अर्ध एकाकी अधिवास भी कह सकते हैं। ठीक है। जो किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने पर आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। मान लो किसी परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़ गई है तो वो अपना अलग मकान बनाता है दूसरा सदस्य, तो इस प्रकार से ये मिश्रित अधिवास होते हैं। चौथा होता है आपके पल्ली या पुराना अधिवास। पल्ली किसे कहते हैं? पल्ली यानी झोंपड़ी। तो इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे हुए होते हैं, एक बस्ती नुमा संरचना बन जाती है, तो एक ही बस्ती में होते हैं, इसलिए इन सबका नाम एक रहता है और बस्ती के नाम से ये जाना जाता है। जैसे कि किसी का नाम दे देता है कुमारों की बस्ती और मेघवालों की बस्ती, तो ये पूरी एक जाति का समूह एक पल्ली के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये चार प्रतिरूप होते हैं ग्रामीण अधिवास में। ग्रामीण अधिवास में चार प्रतिरूप होते हैं: सघन, गुच्छित अधिवास, एकाकी अधिवास, मिश्रित अधिवास, पल्ली या पुराना अधिवास। अब आता है कि नगरीय अधिवास के प्रतिरूप कैसे होते हैं। नगरीय अधिवास के प्रतिरूप तो नगरीय अधिवास में क्या होता है, नगरों के अंदर जो एक तो होता है कस्बा, दूसरा होता है नगर, फिर महानगर, फिर सनगर, फिर वर्त नगर। तो
ये होते हैं नगरीय अधिवास के प्रकार। एक तो होते हैं कस्बा, दूसरा होता है नगर, तीसरा होता है आपके महानगर, और चौथा होता है सन्नगर, और पांचवा होता है वृहत नगर। वृहत यानी बहुत बड़ा नगर, जिसको बड़ी सिटी कह सकते हैं। तो सबसे पहले कस्बा। कस्बे में क्या होता है, इसमें जो है 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले अधिवास होते हैं। 5,000 लोगों की संख्या नगरों के अंदर जहां पर होती है एक जगह पर, तो वो कस्बा जाना जाता है। इसमें 5,000 व्यक्ति की संख्या होती है। नगर में क्या होता है, 1,00,000 से अधिक, 1,00,000 से अधिक लोगों की संख्या होती है, और 10,00,000 से कम हो। 1,00,000 से अधिक हो और 10,00,000 से कम हो तो वो नगर कहे जाते हैं। नगरीय अधिवास में नगर कहे जाते हैं। ठीक है। तीसरे होते हैं महानगर। महानगर में जो जनसंख्या होती है वो 10,00,000 से अधिक होती है। 10,00,000 से अधिक, 10,00,000 से अधिक जहां पर जनसंख्या होगी तो वो महानगर कहे जा सकते हैं। ठीक है। तो सन्नगर जो होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो नगर होते हैं, अलग अलग नगर और शहरों के आवास आपस में मिलकर एक विशाल नगर का निर्माण करते हैं। यदि ये छोटे छोटे नगर 1,00,000 से अधिक, ये नगर एक से अधिक पास पास में हो जाते हैं तो वो सन्नगर कहलाते हैं। तो एक से अधिक नगरों का समूह सन्नगर होता है। एक से अधिक नगरों का समूह सन्नगर कहलाता है। वृहत नगर जो अत्यंत ही विशाल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, विशाल नगर होते हैं, विशाल। और ये विशाल नगरों में जैसे कि ग्रेटर लंदन है, टोक्यो है, पेरिस है, ये विश्व नगरी के नाम से भी जाने जाते हैं। विश्व नगरी, पूरे विश्व के अंदर ये सबसे बड़े नगर हैं, तो इसलिए इनको विश्व नगरी कहा जाता है। न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, तो ये वृहत नगर कहलाते हैं। वृहत नगर। ठीक है। तो ये तो हुए जनसंख्या के आधार पर। अब इनमें कस्बा में, जैसे कस्बा है तो इनमें जो है जनसंख्या 5,000 से अधिक होती है, और ये प्राथमिक व्यवसाय में ज़्यादा लगे रहते हैं लोग। यहाँ पर प्राथमिक व्यवसाय ज़्यादा होता है कस्बों में। नगरों के अंदर क्या होता है, ये प्राथमिक कार्य 50%, तो 50% से अधिक जो लोग हैं वो गैर प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं नगरों के अंदर, 50% से अधिक। और 50% जो है खेती करते ही हैं, प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। महानगर में क्या होता है कि महानगर में जितने भी औद्योगिक हैं, व्यापारिक हैं, प्रशासनिक हैं और शैक्षणिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं महानगर। इसमें प्रशासनिक केंद्र भी होता है, औद्योगिक केंद्र भी होता है और व्यापारिक केंद्र भी होता है। बड़े बड़े व्यापार होते हैं। तो भारत में जैसे कि राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, ये नगर है, महानगर कहलाते हैं। इनको मेट्रो सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? महानगरों को मेट्रो सिटी। महानगर जो होते हैं वो मेट्रो सिटी कहलाते हैं। ये मेट्रो सिटी, इनको मेट्रो सिटी भी कहते हैं। सन्नगर जो होते हैं, ये इनमें जो अलग अलग नगर और शहर होते हैं जो
पास पास में विकसित हो जाते हैं तो वो संनगर बन जाता है पूरा। तो ऐसे कई हैं भारत में, जैसे ग्वालियर, लश्कर, मुरार, दिल्ली, गुड़गांव, जैसे दिल्ली के पास में गुड़गांव है, नोएडा है। तो इस तरीके से पास पास में नगर बन जाते हैं तो पूरा वो संनगर कहलाता है। और वर्त नगर के बारे में मैंने बता दिया। विश्व नगरियाँ जो होती हैं जैसे कि पेरिस, टोक्यो, मॉस्को, बीजिंग, कोलकाता, बम्बई, दिल्ली, चेन्नई, ये बहुत बड़े विशाल नगर होते हैं जिसमें कई नगर शामिल हो जाते हैं छोटे छोटे रूप में। ठीक है, तो ये होते हैं नगरीय अधिवास के प्रतिरूप। अब आता है कि ग्रामीण अधिवास की समस्याएं क्या होती है और नगरीय अधिवास की क्या समस्याएं होती है। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों की समस्याएं। ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास, पहले तो इन दोनों में क्या अंतर है, अंतर जानना। तो ग्रामीण अधिवास जो होते हैं तो वो कम जनसंख्या वाले होते हैं, नगरों में जनसंख्या ज्यादा होती है। और ग्रामीण अधिवास में पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती है, जैसे कि चिकित्सा सुविधाएं का अभाव रहता है। नगरों के अंदर चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक सुविधाएं आदि नगरों के अंदर ज़्यादा होती है, ग्रामीणों के अंदर इनका अभाव रहता है। ग्रामीण अधिवास में ये सभी लोग जो है प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े रहते हैं, जबकि नगरों में 50% से ज़्यादा लोग गैर प्राथमिक व्यवसाय में लगे रहते हैं। ठीक है, ग्रामीण अधिवास में कच्ची सड़कें होती हैं जबकि नगरीय अधिवास में पक्की सड़कें होती हैं। ग्रामीण अधिवास खुले खुले होते हैं जबकि नगरीय अधिवास बंद अधिवास हो जाते हैं। और ग्रामीण अधिवास में गतिशीलता लोगों की कम होती है जबकि नगरीय अधिवासों में गतिशीलता लोगों की ज़्यादा होती है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रामीण अधिवास में अभाव रहता है जबकि नगरीय अधिवासों में उच्च शिक्षा और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहती है। तो इस तरीके से ये अंतर है ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों में। अब आता है कि ग्रामीण अधिवास की समस्याएं क्या है और नगरीय अधिवासों की समस्याएं क्या है। तो इसको आपको मैं बता देता हूँ। ग्रामीण अधिवासों की जो समस्याएं हैं, जैसे कि इनकी समस्याएं समस्याओं में पहला, जैसे कि आवागमन के साधन, आवागमन के साधनों का अभाव होता है, अभाव रहता है। क्योंकि नगरों के अंदर तो आवागमन के साधन उपलब्ध रहते हैं, लेकिन गांवों के अंदर आवागमन के साधनों का अभाव रहता है। दूसरा है स्वच्छ पेयजल का अभाव, स्वच्छ पीने का पानी का अभाव। स्वच्छ पेयजल यानी साफ पानी पीने के लिए ग्रामीण अधिवासों में नहीं मिल पाता है जबकि नगरीय अधिवासों में स्वच्छ पानी उपलब्ध रहता है। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सेवाओं का अभाव। और रोजगार का भी अभाव रहता है, रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं गांव के अंदर, रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। और सूचना तकनीकी और दूरभाष सुविधाओं का भी अभाव रहता है। उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का भी अभाव रहता है। तो ये कई प्रकार की समस्याएं ग्रामीण अधिवास में होती है, जबकि नगरीय अधिवासों में ये सारी चीजें होती हैं, यानी सभी चीजें मौजूद रहती हैं।
इसलिए जो आज के युग में गांव के लोग ज़्यादातर नगरों में बसना शुरू हो गए हैं, तो नगर बहुत बड़े बनते जा रहे हैं और कंजस्टेड होते जा रहे हैं, गंदी बस्तियां बसती जा रही हैं और गांव धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। तो सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण अधिवास में भी लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ताकि वहाँ से पलायन नहीं होना पड़े लोगों को। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आगे का कोई नया चैप्टर लेकर आऊँगा। इसको आप नोटबुक में कर लेना, मानव अधिवास के बारे में, और इसको पढ़ना जरूर। बोर्ड परीक्षा में इसमें से प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।